भावना काफी ज्यादा खड़ूस थी। उसे बस खुद से ही मतलब होता है। हर वक्त ऐसे ही। एक दिन भावना की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और भावना से कहती है, अरे भावना, वो थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? अरे अब आई है, अब तो खत्म हो गई। थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय बनाई थी और तभी खत्म हुई थी। आज तो मुझे भी जाना है, घर का राशन खत्म हो गया ना, तो वही लेकर आऊंगी। भावना, जब कुछ देना ही नहीं होता है या ऐसे ही करना होता है तो कम से कम बहाने तो मत बनाया करना। बोलती ऐसे है जैसे मन तो है देने का, लेकिन घर में है ही नहीं। तुझे हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं बहुत कंजूस हूँ और मेरा कभी भी कोई चीज देने का मन नहीं करता? मैं झूठ बोलती रहती हूँ क्या? ये बात बस मुझे नहीं, पूरे मोहल्ले वालों को लगता है। अरे क्या करेगी इतनी बचत करके? अरे हम मोहल्ले वाले हैं। अरे कभी तुझे भी जरूरत पड़ेगी ना तो हम भी मदद कर दिया करेंगे। ऐसा थोड़ी है, मुझे तो पता है कि तू मुझे कभी भी किसी चीज लिए मना नहीं करेगी, लेकिन मैं अब तुझसे ही झूठ थोड़ी बोलूंगी। मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाय मेरी कमर का दर्द। अब तेरी कमर को क्या हो गया? पहले तो ठीक थी ना, अब अचानक से क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, वो शायद थोड़ी अकड़ गई है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ, तेरा पलंग बहुत पुराना हो गया है। अब तो तेरे पलंग से दर्द की आवाज आने लगी होगी। अरे अब तो बदल दे उसे। कब तक तू उस पर अपनी कमर तुड़वाती रहेगी? अरे अभी तो खूब चलेगा मेरा पलंग, ऐसी बात थोड़ी है। सोच रही हूँ बस एक नया गद्दा लेना है। हाँ तो ले लेना। अब क्या गद्दे के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुहूर्त जैसी तो कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ, अब तो मेरे बेटा शादी लायक हो ही गया है। कल को उसकी शादी होगी तो बहू अपने साथ काफी सामान लाएगी ना, इसीलिए बस नहीं ले रही हूँ। हे भगवान, कैसी है भावना तू। अरे बहू के आने का इंतजार करती रहेगी और इसमें तेरी कमर का कुछ हो गया तो तब क्या करेगी तू? तब तो तू ऐसे ही बैठकर रोती रहेगी ना। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत मोटी चमड़ी की हूँ मैं। विमला और भावना ऐसे ही काफी सारे बातें करती हैं और कुछ देर बाद विमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वापस से विमला भावना के घर आती है और भावना को आवाज लगाने लगती है। अरे भावना, कहाँ है तू? जल्दी से बाहर आ, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। विमला की आवाज सुनकर भावना वहाँ आती है। क्या हो गया? फिर तू क्यों चिल्ला रही है? कौन सा आंधी तूफान आ गया? अरे आंधी तूफान नहीं, बल्कि तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की भी काफी सुंदर है और संस्कारी भी है। लड़की का परिवार भी काफी अच्छा है। देख, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अच्छा, अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो देर क्यों कर रही है? बात आगे बढ़ाना। अगर सब ठीक रहा और भगवान की दया रही तो हो ही जाएगी ना शादी भी। मैं बस यही सोच रही थी, एक बार तुझसे बात कर लूं, फिर देखूंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब तो मैं ही बोल रही हूँ, एक बार बात आगे बढ़ा, मिल लेंगे और अगर सब ठीक रहा तो हम देखेंगे कि कब तक शादी हो। भावना के कहने के बाद विमला रिश्ते की बात चला देती है। कुछ दिनों बाद भावना लड़की वालों से मिलने जाती है और पहली मुलाकात में ही रिश्ता भी तय कर जाती है। कुछ दिनों में भावना के बेटे विनय की शादी प्राची नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद प्राची अपने ससुराल आ जाती है और सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। प्राची को अपने ससुराल वाले बेड पर खुजली हो रही थी, इसलिए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको नहीं लगता है कि बेड कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है? मुझे इस पर काफी खुजली होती है। मुझे अच्छे से पता है बहू कि तू ये सब क्यों बोल रही है। इसीलिए ही बोल रही है ना, क्योंकि मैंने तेरा वाला बेड अपने कमरे में रखवा लिया, इसीलिए तुझे दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप मेरे मायके से आए हुए बेड पे सो रही हो तो मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मुझे खुजली होती है इस पे काफी। बहू, मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ। इतने सालों से मैं सो रही थी, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुझे दिक्कत होने लगी। चल अपना काम कर। प्राची की काफी तबीयत खराब रहने लगती है। उसके शरीर पर काफी दाने भी हो रहे थे। यहाँ तक कि प्राची को घर के काम में भी तकलीफ हो रही थी। ये देखकर प्राची की सास भावना को बहुत गुस्सा आता है। अरे हमेशा ही बीमारी का बहाना बना लेती है तू तो, कभी तो अपना काम कर लिया कर। माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? मेरे पूरे शरीर में सूजन है और फुंसी होती रहती है, और जो चीज आपको साफ दिखाई दे रही है उसके लिए आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ तो और क्या बोलूँ मैं। अरे जब से तो हमारे घर में आई है तब से ही हमारा घर बीमारी का घर बन गया है।
आए दिन तुझे कहीं न कहीं फुंसी होती रहती है और कभी तो अपनी बीमारियों को नजरअंदाज करके अपनी गृहस्थी पर ध्यान देगी। माँ जी माफ करना, आपने जैसा चाहा था आपको वैसी बहू नहीं मिली, लेकिन मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो मुझसे और मैं अपने परिवार का पूरा ध्यान रखूँ। लेकिन फुंसी से काफी दर्द होता है और सूजन भी बहुत हो रखी है। हाँ, बस जब मैं तुझे कुछ बोल दूँ तो बस यही बात लेकर बैठ जाती है। अरे अपनी दवाई करवा ले अच्छे से, तेरी वजह से मेरा परिवार भी परेशानियाँ झेल रहा है, समझ रही है ना तू? भावना ऐसे ही अपनी बहू को हमेशा सुनाती ही रहती थी। कई दिन निकल जाते हैं और प्राची की ऐसे ही परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद प्राची के शरीर में काफी ज्यादा खुजली होती है। यार ये अचानक से मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? अगर अब मैं माँ जी को बताने गई तो वो मेरी बात ही नहीं सुनेंगी, बल्कि मुझे और बोल देंगी कि बहाने बना रही हूँ और नाटक कर रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा है कि कोई कीड़ा घुस गया मेरे शरीर में, इतनी खुजली हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, विनय को कॉल करती हूँ, उन्हें ही घर बुला लेती हूँ। प्राची तुरंत विनय को फोन करके सब बता देती है। विनय काम के लिए अक्सर बाहर ही रहता था, इसलिए जब उसे प्राची की हालत का पता चलता है तो वो तुरंत अपने घर आ जाता है। क्या वो प्राची, तुमने मुझे ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? तुम ठीक तो हो ना? विनय जी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे शरीर में काफी खुजली होती रहती है, दाने हो रहे हैं, फुंसी हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार सूजन भी हो रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन अब पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें इतनी दिक्कत थी, परेशानी थी तो कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। मुझे लगा आपको परेशान करना ठीक नहीं रहेगा, बस इसलिए नहीं बताया। लेकिन आज सच में हद ही हो गई है, आज मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है और यहाँ बुलाया है। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, ये सब तो कोई ना कोई कारण से हुआ होगा, इसलिए हम आज डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। विनय प्राची को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पुराने बेड की प्लाई खराब हो चुकी है और उसमें खटमल थे, इसलिए प्राची के साथ ये सब हो रहा है। और सलाह भी देते हैं कि अब प्राची को शीशम का बेड इस्तेमाल करना चाहिए। विनय पहले शीशम का बेड बनवाता है और साथ ही घर लेकर आता है। नया शीशम का बेड देखकर भावना कहती है, ये नया शीशम का बेड है ना? हाँ माँ। लेकिन नया बेड, वो भी शीशम का बेड ही क्यों? माँ, आपने तो अपना खराब बेड प्राची को दे दिया था सोने के लिए, और प्राची उस पे सो रही थी, लेकिन उसे कितनी परेशानी दिक्कत हो रही थी, आपने समझा कभी? नहीं, आप क्यों समझोगी? आपको तो आरामदायक बिस्तर मिल गया था सोने के लिए। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि प्राची को शीशम के बेड पे ही सोना चाहिए, तो मैं वो लेकर आया हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर भावना चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। अब प्राची नया शीशम का बेड ही इस्तेमाल करती है। रामनगर में सुनीता नाम की एक गरीब दर्जी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। सुनीता के पति की मौत कुछ साल पहले फैक्ट्री में काम करते वक्त हो गई थी। सुनीता लोगों के कपड़े सिलती और उसी पैसों से अपनी बेटियों का पालन पोषण किया करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता कपड़े सिलते हुए खुद से बात करती है, अगर आज ये कपड़े हमने जल्दी सिल दिए तो आज का राशन तो आ ही जाएगा। आज थोड़ी देर हो गई भगवान जी, आप बस शांता चाची को कुछ देर के लिए रोक लो। क्या हो गया माँ, आप ऐसे अकेले किससे बात कर रही हो? माँ, आपको पता है रास्ते में शांता चाची मिली थी और ये पैसे आपको देने के लिए कहा और बोल रही थी कि शाम तक कपड़ा उनके घर पहुँचा दे। हाँ ठीक है, हम पहुंचा देंगे, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। और हाँ, अगर हम भूल गए तो तुम लेकर चले जाना और उनको दे देना उनका ब्लाउज। अच्छा, उन्होंने ब्लाउज सिलने को दिया था, तभी तो वो बाहर लगे साड़ी की दुकान पर खड़ी होकर साड़ी देख रही थी। ब्लाउज बनाने ही के पहले बड़े लोगों की खरीदारी शुरू हो जाती है। कितना बोलती है तू नम्रता, जरा जुबान पर लगाम लगाया कर, समझी? अगर किसी ने तुझे ऐसे बोलते हुए सुन लिया ना तो हमारी पूरी दुकान बंद हो जाएगी। वैसे भी माँ, हम कौन सा भी राजभोग खाते हैं, खाना तो वही रूखी सूखी रोटी ही खाते हैं ना। अब अच्छा नहीं लगता माँ रोज रोज ऐसा खाना खाने को। कब हमारी किस्मत बदलेगी माँ? कब हमारे पास भी खाने को अच्छा अच्छा खाना होगा? सब्र रख बेटी, वक्त पर सब सही होगा। अगर तेरे पिताजी के साथ हादसा ना हुआ होता तो शायद तुम सबकी जिंदगी आज कुछ अलग होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। माँ, आप क्यों रो रही हो? चलो, अभी आंसू दोबारा नहीं आने चाहिए
और अब ये बताइए, शांता चाची का कपड़ा कब देकर आना है? वरना आपको तो मालूम ही है कितना कटर कटर करती हैं वो। नम्रता की बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगती है और शाम होते ही शांता चाची का ब्लाउज दे देती है। ऐसे ही एक दिन जब नम्रता और अरुणा कहीं जा रही होती हैं, तभी उन दोनों को कुछ अनाउंस होता सुनाई देता है और वो वहां जाकर सुनने लगते हैं। गांव वालों, आप सभी को बता दूं, हमारे रामनगर गांव में कुछ दिनों बाद एक महाप्रतियोगिता होने वाली है, जिसका विजेता बहुत कुछ जीत सकता है। लेकिन इस प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ पत्तियों से कुछ अद्भुत चीजें बनाकर आप जीत सकते हैं। घर का पूरा राशन और 50,000 रुपए। तो जल्द से जल्द तैयारी कीजिए। आज से ठीक 10 दिन बाद यहीं इसी जगह प्रतियोगिता शुरू होगी। दीदी, आपने सुना? घर का पूरा राशन और 50,000 रुपए। क्या हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं? अगर हम भी हिस्सा लेते हैं तो पत्तियों से कुछ बनाना होगा। अरुणा, हमने भी सुन लिया, और जैसे तुम कह रही हो ना, इतना आसान नहीं है कुछ भी बनाना, समझी? और तुमने हम दोनों के कपड़े देखे हैं, कितने फटे पुराने हैं। हमारे ऐसे कपड़े देखकर शायद हमें कोई प्रतियोगिता के अंदर भी जाने ना दे। लेकिन दीदी, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आपको क्या लगता है, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए हमें जीतने की। अरुणा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, मानते हैं हम हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम ही सोचो हम कहाँ से क्या करेंगे और किस पत्ते का क्या बनाए। ठीक है, एक बार हम माँ से बात करते हैं, देखते हैं कि माँ क्या कहती है। माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपके पास हमारे लिए वक्त है या नहीं? वरना हम बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, आज ऐसा क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रही हो तुम? नम्रता, क्या हुआ है अरुणा को? क्यों ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें कर रही है ये? माँ, हमारे गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है और विजेता को 50,000 इनाम और घर का पूरा राशन मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सबको भूख लगी है तो क्या मैं खाना लगा दूं? माँ, हम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक सुंदर सुंदर से कुछ कपड़े सिल दोगी, ताकि हम उन कपड़ों को पहनकर उस प्रतियोगिता में जा सके। रुको, हम फूलों के पौधे में पानी डालकर आते हैं, वरना मुरझा जाएंगे। अगर मुरझा गए तो रुको कुछ देर के लिए। माँ, आप हमसे ज्यादा अपने फूलों को प्यार करते हो ना? सुनीता अरुणा की बात को अनसुना करते हुए घर के बाहर जाकर अपने फूलों में पानी डालती है, क्योंकि सुनीता के पास जब पैसे नहीं होते तब सुनीता इन्हीं फूलों और पत्तियों को बेचकर अपना घर चलाती है। रात को सुनीता अपनी बेटियों को रूखा सूखा खाना खिलाकर सुला देती है। अगली सुबह सुनीता की बेटियां सवाल करती हैं। माँ, आपने हमें बताया नहीं, आप हमारे लिए नए कपड़े सिल देंगी या नहीं? नहीं, तुम लोगों को किसी भी प्रतियोगिता में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अमीरों के चोचले हैं। अब तुम दोनों सुन लो, कोई भी प्रतियोगिता में नहीं जाएगा। माँ, आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर हम उस प्रतियोगिता में चले जाएंगे तो एक तरफ से अच्छा ही होगा। जब हम मना कर रहे हैं तो फिर तुम लोगों को हमारी बात समझ नहीं आ रही है क्या? क्यों माँ, हर वक्त आप हमें ही ऐसा क्यों बोलती रहती हो? ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आखिर क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? हमें ठीक से खाना भी खाने को नहीं देती हो, और ना ही हमारे पास नए कपड़े हैं। स्कूल में पैसे लगेंगे, इसलिए हमारा स्कूल भी छुड़वा दिया। हाँ माँ, अगर आपको हमसे प्यार नहीं है तो साफ साफ बता दो। आप ना ही हमें ठीक से खाना देती हो, ना प्यार करती हो। हमेशा सिलाई मशीन पर या फिर अपने फूलों पर ध्यान देती हो। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरुणा और नम्रता की बात सुनकर सुनीता रोते हुए बाहर चली जाती है और तभी उसकी दोनों बेटियां भी गुस्से में कहीं बाहर चली जाती हैं। तभी सुनीता की पड़ोसन विमला आती है और सुनीता से कहती है। क्या हुआ सुनीता, ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ मदद चाहिए क्या? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? दिख नहीं रहे। कुछ नहीं, बस हमारे स्वर्गवासी पति की याद आ रही है। अगर आज वो होते तो हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं होती। काश उनकी जगह हम मर जाते। ये क्या बात कर रही हो सुनीता? होश में तो हो।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियों को कौन देखेगा? खबरदार, दोबारा ऐसी बातें कभी मत करना। लेकिन विमला दीदी, आज हमारे बच्चों ने हमें बहुत कुछ कह दिया है। हम सोच रहे हैं क्या हमारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। आखिर हुआ क्या है, हमें बताओ। आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन आज हमें बताओ, किसने तुम्हें क्या कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा है। शायद अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ। हमारे बच्चे चाहते हैं उनके लिए हम कुछ नए कपड़े बना दे, लेकिन हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। सुनीता बातें बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है और विमला दिलासा देती है। ऐसे ही बैठे बैठे सुनीता सोचती है अपनी बेटी की कही बातें और खुद से कहती है, अरे नम्रता ने तो कहा था कि पत्तों से कुछ विचित्र चीजें बनाकर लानी है, तो क्या मैं उनके लिए पातों के कपड़े बना दूं, जिससे वो पहन भी सकते हैं और प्रदर्शन भी हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन हमारे बगीचे में तो सिर्फ बांस के पेड़ है। कोई बात नहीं, हम उसी से कुछ गाउन बना देंगे। सुनीता अपनी बेटियों के लिए बगीचे से बांस के पत्ते तोड़ कर लाती है और अपने फूल के बगीचे से भी कुछ फूल तोड़कर उसके गाउन बना देती है, जिसे पहनकर अरुणा और नम्रता दोनों प्रतियोगिता में तो जाते हैं, लेकिन उनको पहुंचने में देर हो जाती है। तभी वहाँ पर अनाउंस करने वाला आदमी उन्हें देखकर कहता है, अरे बच्चियों, आपके कपड़े कितने सुंदर हैं। किसने बना कर दिए आपको ये कपड़े? ये कपड़े हमारी माँ ने सिल कर दिए हैं हमें इस प्रतियोगिता में पहनने के लिए। हमारी माँ ने बहुत मेहनत करी है इन कपड़ों को सिलने में। हाँ बेटी, आपके इतने सुंदर बांस का गाउन देखकर ही पता चल रहा है कि आपकी माँ ने बहुत मेहनत की है। और हम आज ही प्रतियोगिता घोषित करते हैं। तो आज के प्रतियोगिता के विजेता हैं नम्रता और अरुणा। ये हम जीत गए दीदी, हम जीत गए। और अब ये सारा राशन हमारा हुआ। हाँ बेटी, आपका ही है। चलो, हम आप दोनों को आपके घर छोड़ देते हैं सामान के साथ। अरे बच्चों, ये सब क्या है? नमस्ते बहन जी, ये आपकी मेहनत का फल है जो आज आपको मिला है। हम पटना शहर से आए हैं। हमारा डिजाइनर कपड़ों और फैशन का कारोबार है, लेकिन कुछ समय से हमारा कारोबार बंद हो गया है, इसीलिए हमने ये प्रतियोगिता रखी। लेकिन आपकी कारीगरी हमें बहुत पसंद आई। क्या आप हमारे लिए काम करेंगी? उस आदमी की बात सुनीता मान लेती है और उसके साथ काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सुनीता के पास वो सब कुछ आ जाता है जिसके लिए उसकी बेटियां रोया करती थी, और अब तीनों बहुत खुश रहा करती हैं। सरिता एक बड़े से गांव में रहती थी। सरिता बहुत अमीर थी, इसलिए वो बहुत बड़ी कोठी में अपनी बड़ी बहू रुचि के साथ रहती थी। रुचि बहू, तुझसे मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे लिए एक कप चाय बना ला, लेकिन तेरे कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे बस एक ही काम है दिन में? दिन भर बस आपके लिए चाय बनाती रहूं, है ना? आप तो यही सोचती हो। लेकिन माँ जी, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं घर में। घर में बस हम दोनों ही तो रहते हैं। 2 जनों के लिए इतना काम क्या करना होता है कि तुझसे वो भी नहीं हो पाता। अरे जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब एक सांस में पूरे घर का काम कर देती थी। तो किसने बोला था माँ जी आपको कि अपनी उम्र बढ़ाओ? अरे जितनी थी उतनी ही रहने देती ना। कम से कम मुझे भी तसल्ली मिलती कि सारा काम आप खुद ही कर लोगी। हाँ हाँ बहू, तू तो बस यही चाहती है ना कि घर का सारा काम करके मैं ही दिन पर दिन घटती ही जाऊं, और तू खुद बस अपना वजन बढ़ाती रहे। अगर मेरी छोटी बहू आ गई ना, तो देख ले, तू मुंह मत बनाने लग जाइयो। माँ जी, जब आपकी छोटी बहू आएगी ना, तब का तब देखे जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आपकी एक ही बहू है और वो हूँ मैं। तो थोड़ा सा प्यार दुलार मुझे भी कर लिया करो। हर वक्त बस काम ही काम दिखता है आपको। सच में तू बहुत बड़ी कामचोर है बहू। अरे काम क्या बोल दिया? तू तो रोने लग गई, लेकिन तू अब ज्यादा चिंता मत कर। मैंने अपने छोटे बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी, और जब घर की छोटी बहू आएगी ना, तब देखती रहियो क्या होता है। माँ जी तो अभी से ही अपनी छोटी बहू का इतना गुणगान करने लगी है। भले ही वो एक पत्ता ना हिलाए,
लेकिन माँ जी ने तो अभी से ही उनको अपने दिल में बसा लिया है। लेकिन मैं भी यही हूँ और माँ जी भी यही है। जब छोटी बहू सच में आ जाएगी तब तो पता ही चल जाएगा ना। सरिता अपनी बड़ी बहू को हर छोटी छोटी बातों के लिए हर वक्त बस सुनाती ही रहती थी और वहीं रुचि भी अपनी सास को खूब जवाब देती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सरिता अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती है और शादी के बाद सरिता की छोटी बहू ज्योति भी घर में आ जाती है। देख ज्योति बहू, मैं समझ रही हूँ नए घर में ढलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग तेरे अपने ही हैं, इसीलिए तू कभी भी खुद को लेकर अकेला महसूस मत करियो। जो कोई भी बात हो सीधा आकर कर लियो। अरे वाह माँ जी, छोटी बहू के घर में आते ही आपके तो पूरे के पूरे तेवर बदल गए। वैसे तो आप बड़ी सख्त मिजाज की बनती हो, लेकिन यहाँ तो आप बड़े ही प्यार से बात कर रही हो। और रुचि, तू जाकर ज्योति बहू को कमरे में लेकर जा, वो भी थक गई होगी ना काफी ज्यादा, थोड़ा आराम कर लेगी, इसके लिए भी अच्छा होगा। जी माँ जी, लेकर जा रही हूँ। वैसे भी कल तो ज्योति की पहली रसोई की रस्म है, तो वैसे भी पता नहीं कितने काम होंगे ना घर में। रुचि इतना कहकर ज्योति को उसके कमरे में लेकर जाती है और ज्योति भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है। अगले दिन ज्योति उठती है कि तभी वहाँ रुचि आ जाती है। अरे वाह ज्योति, मुझे तो लगा कल की थकावट पे तुम अभी तक उठी नहीं होगी, लेकिन तुम तो काफी जल्दी उठ गई। यार रात भर नींद ही नहीं आई तुम्हें? क्या दीदी, आप भी मजाक बना रही हो मेरा। अच्छा ज्योति, ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, क्योंकि माँ जी के उठने से पहले ही तुम्हें अपनी पहली रसोई का पूरा खाना बनाकर तैयार करना होगा। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ज्योति जल्दी से तैयार अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही ज्योति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रसोई बहुत ज्यादा बड़ी थी और रसोई के दूसरे दरवाजे की तरफ भैंस का तबेला था, तो एक तरफ पुराना कुआं। दीदी, ये रसोई कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? मेरा मतलब है कि मैंने पहले कभी इतनी बड़ी रसोई देखी नहीं है ना, तो मुझे ये कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। इसमें तो मैं सामान ही ढूंढती रह जाऊंगी। हाँ, थोड़ी सी तो बड़ी है। देखो, मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ। ये हमारी रसोई है और हम लोग खाना चूल्हे पर बनाते हैं। चाय बनाने के लिए पहले तुम्हें भैंस का दूध निकालना होगा और पानी तुम्हें कुएं से मिलेगा। अच्छा, और जब तक मैं कुएं से पानी और भैंस का दूध निकाल आऊंगी तब तक तो माँ जी उठ भी जाएंगी। सामान भी बहुत दूर दूर रखा है, एक सामान लाने के लिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ता है। अरे ज्योति, तुम अभी से इतना क्यों घबरा रही हो? धीरे धीरे तुम्हें आदत लग जाएगी। और वैसे भी अब तो रसोई छोटी है, पहले इससे भी ज्यादा बड़ी थी और सामान लेने के लिए तो इधर उधर करना ही होगा। पहले इससे भी ज्यादा बड़ी थी? मतलब घर से बाहर ही जाना पड़ता होगा आपको सामान लेने के लिए तो। ज्योति तो इतनी बड़ी रसोई देखकर ही चौंक जाती है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी तो ज्योति को भी इतनी बड़ी रसोई की आदत तो डालनी ही पड़ती है। इसलिए ज्योति धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी रसोई की आदत डाल रही होती है। दिन भर रसोई में ही इधर उधर करते करते ज्योति बहुत थक जाती है। ये सब देखकर ज्योति की सास को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति बहू, मैं देख रही हूँ आजकल तू काम में बहुत ज्यादा ही काम चोरी करने लग गई है। रसोई में खाना बना लेती है और बस पूरे दिन एक काम को नहीं छूती है। माँ जी, मैं अब क्या करूँ? रसोई का ही इतना ज्यादा काम हो जाता है कि शरीर में हिम्मत ही नहीं बचती कि कुछ और काम करूँ। हाँ हाँ, बस काम न करने के बहाने चाहिए होते हैं। क्या माँ जी, ज्योति कोशिश तो कर रही है ना, धीरे धीरे कर लेगी वो। अगर आप ऐसे उस पर भी चिल्लाती रहोगी तो सोचो ना ज्योति को कितना बुरा लगेगा। तू तो चुप ही कर जा, तेरा ही किया हुआ है ये सब। जैसी तू खुद थी वैसे ही तूने मेरी छोटी बहू को भी बना दिया है, बिल्कुल अपनी तरह कामचोर, जिसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सरिता पहले तो अपनी बड़ी बहू को सुनाती ही थी, लेकिन जब से सरिता की छोटी बहू घर में शादी करके आई थी तब से तो सरिता जैसे अपनी छोटी बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। हर छोटी बात में उसे टोकने लगती। ये सब बिल्कुल भी ज्योति को पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद ज्योति रसोई में खाना बनाने जाती है और चूल्हा जलाकर उस पर पतीला चढ़ा देती है। मैंने अभी पतीला चढ़ाया है,
अब जाकर पहले सब्जी काट लो, तब तक इसमें चावल भी बन जाएंगे। एक तरफ चावल बन रहे होते हैं और दूसरी तरफ बैठकर ज्योति सब्जी काट रही होती है। तभी चूल्हे से रसोई वाले कपड़े में आग लग जाती है और इस बारे में ज्योति को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब सरिता रसोई में आती है और लगी हुई आग देखती है तो वो जल्दी से कुएं से बाल्टी भरकर पानी लाती है और उस आग पर डाल देती है। बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? तू रसोई में होते हुए भी देख नहीं पा रही है क्या कि आग लगी हुई है? माँ जी, पता नहीं कैसे आग लग गई, मैंने देखा नहीं। वही तो दिक्कत है, तू देखती ही तो नहीं है। बड़े घर में आ गई है, बड़ी रसोई मिल गई तुझे, लेकिन तू अब भी वही है जिसे सोने का कटोरा देने के बाद भी पत्तल में ही खाना है। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि आग कब लग गई। अगर मुझे पता होता कि आग लगी है तो मैं खुद यहाँ आकर आग बुझा देती। तू अब खुद को सही और मुझे गलत बना रही है। रुक जा तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। सरिता ज्योति को जोर से थप्पड़ मारती है और जैसे ही उसके बाल पकड़ती है कि तभी वहाँ सरिता का छोटा बेटा संजय आ जाता है और ये सब देख लेता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में ना होने पर मेरी पत्नी को मारती हो आप? और ज्योति, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इतनी बड़ी रसोई में काम नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो बस माँ जी इस बात पर ही रोज गुस्सा करती हैं। ज्योति की सारी बातें सुनने के बाद संजय ज्योति के हिसाब से ही एक नई रसोई बनवा देता है जिसमें ज्योति आराम से खाना बनाती है। संजना अपनी माँ सरिता के साथ दावत खाने जाती है और जैसे ही रसमलाई खाती है, ये तो बिल्कुल वैसी ही रसमलाई है। संजना अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ सड़क पर घूम रही होती है। तभी विक्रम की नजर एक टेंट पर पड़ती है। संजना, वो देखो, वहाँ पर टेंट लगा है। पक्का वहाँ पर कोई ना कोई दावत तो हो ही रही होगी। हाँ हाँ, मेरे फूफा की शादी की दावत हो रही है ना, चलो दावत में चलते हैं। तुमने पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फूफा की दूसरी शादी होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, अब तो बता दिया ना। चलो अब चलते हैं दावत खाने। तुम सच में पागल ही हो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि मेरे फूफा की शादी है। कोई बात नहीं, मजाक में बोल दिया तो क्या हुआ, हम दावत खाने फिर भी जाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें? हम ऐसे ही बिना बुलाए किसी की दावत में कैसे जा सकते हैं? अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम बिन बुलाए बाराती हैं, तो गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी हमारी। पता कैसे चलेगा? वो क्या बस हमारे इंतजार में गेट पर बैठे होंगे कि कब हम आए और वो हमारे स्वागत में लग जाएं? ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली अपनी बेइज्जती करवाने। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी चलेगा? अरे मुफ्त का खाना कौन छोड़ता है? चलो भी अब। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली अपनी बेइज्जती करवाने। विक्रम संजना को अपने साथ दावत में लेकर चला जाता है और वो दोनों दावत का खाना खाने लगते हैं। ये सब खाने के बाद विक्रम की नजर रसमलाई पर जाती है। अरे वाह, यहाँ तो रसमलाई भी है। सच में आज तो भगवान मेरे लिए ही बैठे हैं। जो मेरे मन में चल रहा है भगवान तो सामने वही प्रकट कर दे रहे हैं। ऊपर वाले की लीला तो अपरंपार है। तुम्हें रसमलाई इतनी ज्यादा पसंद है क्या? अरे मैं तो रसमलाई की पूरी स्टॉल भी खत्म कर सकता हूँ। चलो यार, अब और टाइम मत खराब करो। अब तो रसमलाई भी मुझे बुलाने लगी है। संजना रसमलाई खाते ही अपने एक्स को याद करने लग जाती है और उदास हो जाती है। ये देखकर संजना की माँ सरिता के पास एक और प्लेट रसमलाई की ले आती है। क्या हुआ संजना? लोग तो रसमलाई खाकर नाचने लग जाते हैं और एक तू है कि उदास हो गई। कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं तो तेरे लिए यहाँ एक प्लेट और रसमलाई लाई थी और तू खाने से मना कर रही है। चल मना मत कर, घर जाने के बाद ये सभी मांगती है और अब जब यहाँ मिल रहा है तो मना कर रही है। चुपचाप खा इसको। सरिता जबरदस्ती संजना को रसमलाई की प्लेट थमा देती है, जो संजना को खानी ही पड़ती है। संजना जैसे जैसे रसमलाई खा रही होती है, उसे अपने एक्स की और भी ज्यादा याद आने लगती है।
इसलिए कुछ ही देर में संजना वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद संजना पार्क में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी वहां उसकी सहेली प्रीति अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है। क्या बात है, तू यहाँ बैठी है? मैं तेरे घर गई थी, फिर तेरी मम्मी ने बताया कि तू पास वाले पार्क में पढ़ रही है। पार्क में भी आकर बहुत ढूंढा, कॉल किया, कहीं नहीं मिली तू। अब मैं जाने ही वाली थी कि तू अभी मुझे दिख ही गई। तो इतने दिनों बाद यहाँ मुझसे मिलने आई है। क्या बात है, भोले भटके ही सही, लेकिन दोस्त की याद आ ही गई तुझे। मुझे अगर पता होता कि तू आने वाली है तो मैं घर पर ही रहती। क्या बताऊँ अब मैं, बिल्कुल अचानक से प्लान बना है तेरे घर आने का। ऊपर से 100 काम है मेरे सर, इसीलिए जल्दी से जो निपट जाए वो कर रही हूँ। 100 काम है तेरे सर पर, तो तुम मुझसे मिलने कैसे आ गई? मिलने नहीं, बल्कि मैं यहाँ तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। मेरी शादी होने वाली है, और हाँ, मुझे ना आने का बहाना तो कुछ सुनना ही नहीं है। तू आ रही है मेरी शादी में, बस बात खत्म। ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? तेरी शादी हो और उसमें मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे वाह, बड़ी खुश लग रही है। मुझे तो लगा विक्रम से ब्रेकअप होने के बाद उसकी याद में ही डूबी रहती होगी। चल, उसको इतना भी याद नहीं करती कि हर वक्त मैं उसके बारे में ही सोचूं। और अब तो टाइम भी हो गया है ब्रेकअप को। अब तो मैं खुद ही भूल चुकी हूँ, बस नाम ही याद है कि था कोई विक्रम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे ऐसे खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तूने मुझे बताया नहीं कि ऐसी कोई बात चल रही है तेरी शादी की। तूने तो सीधा आकर धप्पा ही कर दिया। अब घर वाले रोज रोज नया लड़का ला ही रहे थे, तो उनमें से मुझे भी एक लड़का पसंद आ गया। और वैसे भी आज नहीं तो 4 दिन बाद मुझे तो शादी करनी ही थी ना। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी घर वालों ने लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि तेरी पसंद तो शुरू से ही खराब है। क्या तू भी मेरा मजाक बना रही है? अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, याद रखियो, मेरी तो कोई बहन नहीं है, तो मेरे साथ तुझे ही रहना पड़ेगा हर टाइम। खाना भी मेरे साथ ही खाएगी तू। ठीक है। प्रीति इतना कहकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब प्रीति की शादी का दिन आता है, संजना प्रीति की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। शादी में जाने के बाद संजना हर वक्त प्रीति के साथ ही रहती है। कुछ देर बाद जब प्रीति, संजना और सब लोग खाना खाने लगते हैं, तभी प्रीति की प्लेट में रसमलाई होती है। ओए, रसमलाई खाएगी? रसमलाई? ये हर दावत में मुझे रसमलाई ही क्यों मिल जाती है? और जब भी रसमलाई देखती हूँ तो मुझे विक्रम की बहुत याद आने लगती है। भगवान, या तो विक्रम को मेरे पास भेज दो, या तो ये रसमलाई मुझसे दूर कर दो। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गई? खाएगी तो बता, मैं तेरे लिए एक और मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी रसमलाई। वो क्या है ना, मुझे कुछ खास नहीं लगती है। अजीब है यार, तू भी पहले तो खा लेती थी सब, किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करती थी, लेकिन अब तो तुझे हर चीज में नखरे करने होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं इतना सोचती नहीं थी, बस खा लेती थी। लेकिन अब कुछ चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ना ही खाई जाती हैं। सही है तेरा भी। चल, तू मत खा, लेकिन मैं तो खाऊंगी। संजना जब भी दावत में जाती है और रसमलाई देखती है तो उसे अपने एक्स की याद आने लगती है। ऐसे ही कई बार होने लगता है, तो संजना अब ज्यादातर किसी दावत में जाना ही बंद कर देती है। दिन निकल रहे थे और संजना ऐसे ही करती रहती है। कुछ दिनों बाद संजना अपने कमरे में बैठी होती है तो उसकी माँ आती है। क्या बात है संजना, जब भी तुझे किसी दावत में जाने को कहो तो तू मना ही कर देती है। क्या हुआ, तू किसी बात को लेकर परेशान है क्या, या दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक है? मुझे लग तो नहीं रहा कि तू ठीक है। माँ, आप ना ज्यादा ही सोच रही हो अब। अच्छा चल ठीक है, तूने बोल दिया कि तू ठीक है तो नहीं सोचती इतना। लेकिन आज शाम को तेरे पापा के दोस्त के घर दावत है
उन्होंने तुझे भी वहाँ आने को कहा है, तो तू मुझे मना मत करना। संजना शाम की दावत में जाने के लिए मान जाती है और शाम को तैयार होकर दावत में चली जाती है। दावत में जाने के बाद संजना की माँ और पापा अपने अपने उम्र के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। संजना इस बार जानबूझकर रसमलाई के स्टॉल के पास जाती है, जहाँ एक आदमी खड़ा होता है। अरे भाई साहब, एक और प्लेट दीजिए ना रसमलाई की। कब से खड़ा हूँ, बस 4 प्लेट ही खाई हैं और आपने रसमलाई देना बंद क्यों कर दी? अरे ओ भाई साहब, जरा साइड हो जाओ, और भी लोग हैं पीछे। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है तो संजना की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजना का एक्स विक्रम ही था। तुम यहाँ? हाँ, मुझे तो बुलाया था। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा है। संजना को दावत में एक्स की याद आ रही थी और इत्तेफाक से आज संजना को दावत में ही एक्स मिल जाता है। सीता अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सीता हर रोज पूजा किया करती और अपने काम में बड़ी फुर्तीली भी थी। ऐसे ही एक दिन सीता और मालिनी एक साथ मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। तभी उसकी माँ मालिनी कहती है, सीता बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम उन्हें बुला ले, ताकि तुम भी लड़के को देख लो और अपनी बात रखो। नहीं माँ, हमें अपनी बात रखने की क्या ही जरूरत है। जैसा आपको सही लगे वैसा ही आप हमारे भले में सोचेंगी, ये हमें पता है। फिर भी मेरी बच्ची, तेरी पसंद भी बहुत जरूरी है। तुझे अपनी जिंदगी बितानी है, ना कि हमें। ठीक है, हम उन्हें बुला ही लेते हैं, ताकि तू एक बार मिलकर बात कर ले। माँ, आप हमें ये बताएंगी कि आपने उनको देखा है या नहीं? अगर आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। हमें आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके शादी की बात को पक्की करवाती हूँ। चरण स्पर्श चाची जी, कैसी हो आप? और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी बिटिया, जीती रह, खुश रह, तुझे तेरा मनपसंद जीवन साथी मिले। अरे बस बस चाची, एक साथ कितना आशीर्वाद देंगी आप? हमें तो बस यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर वाले खुश रहे। हम तो बस यही चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर वालों को कभी भी दुख दर्द ना दे। अरे रे, खुद के बारे में भी सोच ले, ताकि तेरा भी भला हो जाए पागल। हमारा भला सोचने वाली तो माता रानी है ना। वैसे भी आप बड़ों का आशीर्वाद होते हुए हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। हाँ बस, बहुत बातें हो गई, अब चले घर को भी, बहुत काम पड़ा है। और हाँ शकुंतला जी, हमारी सीता को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वक्त मिले तो आप भी आ जाना, ताकि लड़के को आप देखो और अपनी राय बताओ कि कैसा है हमारी सीता के लिए वो लड़का। अरे चिंता मत कीजिए बहन जी, हमारी सीता को राम जैसा ही पति मिलेगा। जैसे देखने में हमारी सीता है, भला उसे कौन ही मना करेगा। मैं आ जाऊंगी वक्त पर। दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अगली सुबह लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। तभी मालिनी सीता से कहती है, देख सीता, तुझे तो पूजा पाठ करने की आदत है। तुझे पता है तेरे ससुराल में और एक भगवान है, और वो कौन है? हाँ माँ, हमें पता है कि हमारा पति ही परमेश्वर होगा, इसीलिए वही हमारे भगवान होंगे। यही कहना चाहती हो ना आप? अरे नहीं, तेरा पति कैसे तेरा भगवान हो सकता है? वो मुआ तो ना जाने कहाँ कहाँ घूमता होगा, अपने दोस्तों के साथ काम पर रहेगा और रात को सिर्फ 8 घंटे ही बिताएगा, वो भी सोकर। तो फिर माँ, हमारे पति हमारे देवता नहीं है तो कौन है? हमने तो सुना है कि भला है बुरा है, लेकिन पति ही हमारा देवता है। ऐसा कुछ नहीं है। तेरा भगवान तेरी सास है, जो हर वक्त तेरे साथ रहेगी, तेरा साथ देगी, कभी तेरे पति को तेरे खिलाफ भड़काएगी। इसीलिए अपनी सास को अपना भगवान बना ले, पति तो तेरा ही रहेगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मालिनी सीता को सब कुछ सिखा देती है। कुछ वक्त के बाद सीता और मनोज की शादी हो जाती है और अगली सुबह सीता पूजा की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में आती है। जय हो सासू माता, मैया आप ही हो कृपा दाता, आपके बिना न कोई दूजा। अरे बहू पागल हो गई है क्या? ये क्या
तू मुझे जलाने की कोशिश कर रहे। अरे मनोज, कहाँ है रे तू? जल्दी आजा, मुझे बचा ले। कैसी पागल लड़की को बिहा कर ले आए हैं हम। माँ जी आप डरिए मत, हम आपकी आरती उतार रहे थे। आप हमारी भगवान हो, इसीलिए सबसे पहले आपकी आरती उतार रहे हैं। अरे गवार कहीं की, ऐसे सोते हुए इंसान की आरती कौन करता है? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, ये सब चीजें हमारी माँ ने ही हमें सिखाई है। बोल रही थी कि तेरी सास ही तेरी भगवान है, उनकी आरती सुबह शाम किया कर। तू और तेरी माँ दोनों पागल है। वैसे भी हर पत्नी का भगवान उसका पति है, उसकी सास नहीं। लेकिन माँ जी, पति मुआ तो हमारा मतलब है आप पूरे दिन हमारे साथ रहोगी। आप माँ हो हमारे पति के, तो इसीलिए पति देवता है। आप उस देवता की माता हो, तो हुई ना सबसे बड़ी भगवान। क्या हुआ माँ, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रही थी? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? तेरी बीवी को देख, क्या करने की कोशिश कर रही है ये। हाँ देखा मैंने, ये पूजा करने की तैयारी कर रही है। शायद ये भी आपकी आवाज सुनकर आ गई। मेरे चीखने की वजह भी यही है। तेरी गवार बीवी मेरी आरती उतार रही थी। देख ऐसे कौन करता है भला? अगर मैं जला जाती तो क्या होता? ये क्या पागलपन है सीता? आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीता फिर से अपने पति को वही बातें बताती है और हर रोज सीता अपनी सास की आरती उतारा करती और बड़ी ही फुर्ती से घर का काम भी किया करती। ऐसे ही एक दिन सीता मंदिर जाकर पंडित जी से पूछती है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटी। और बताओ, कर लिया अपने भगवानों की पूजा या भी बाकी है? हाँ पंडित जी, हो गई पूजा। यहाँ आकर माता रानी की पूजा भी हो गई। अच्छा बेटी, क्या तुमने अपने घर में कोई जगराता नहीं रखवाया क्या? तुम दो भगवानों की भक्त हो। हाँ पंडित जी, मुझे करवाना है जगराता, लेकिन पहले हम भाग वाली भगवान का जगराता करवाएंगे, फिर जाकर यहाँ की माँ का। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करना, लेकिन माता के जगराते में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आती है? पंडित जी, हम बचपन से ही बड़े फुर्तीले हैं। पता नहीं हमें पूजा करने का शौक कहाँ से आया, लेकिन कैसे भी हुआ हो, पूजा करने के बाद से ही हम फुर्तीली हो गए हैं। लेकिन आती कहाँ से है इतनी फुर्ती? घर का पूरा काम करने के बाद दो भगवानों की अलग अलग पूजा करना। बस पंडित जी, सब हमारे दोनों भगवानों की ही महिमा है। वाह क्या बात है, फुर्तीली बहू के दो भगवानों की पूजा भी हो जाती है और घर का सारा काम भी हो जाता है। ऐसी फुर्तीली और दो भगवानों वाली भक्त कहाँ मिलेगी? ठीक है पंडित जी, आप जरा दिन तारीख पक्का कर लीजिए, कब तक जगराता करवाना है और हमें बता दीजिए। सीता अपने घर में जगराते के लिए सारी तैयारियां करती है और बाजार जाकर सारी चीजें ले आती है। अपनी माँ और शकुंतला को भी न्योता देते हुए अपने घर को वापस आती और अपने पति से कहती है। सुनिए जी, हम ना घर पर जगराता रखवा रहे हैं, हो सके तो आप भी अपने दोस्तों को बुला ले। हमने यहाँ के मोहल्ले वालों को तो न्योता दे दिया है और अपने मायके वालों को भी बुला लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने माँ को बताया कि तुमने क्या सोचा है? हाँ, वो हमारी भगवान है, इनको नहीं बताऊंगी तो किन्हें बताऊंगी। माँ जी ने तो हाँ कर दी है, अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर से कौन कौन आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? क्या है ना, अगर जल्दी आएंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में बहुत काम रहता है ना। अरे आप काम की चिंता क्यों करते हो? आपकी घर की फुर्तीली बहू है ना, जो हर काम को बड़े आराम से और फटाफट कर लेगी। वैसे भी अब आप मेरे साथ जगराते के कामों में मदद कीजिए। अगली सुबह मनोज और सीता जगराते की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी सीता की माँ और पड़ोसन चाची आती है और उन्हें देखकर कामिनी कहती है। अरे बहन जी, आपने अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। सुबह शाम मेरी पूजा किया करती है, आरती उतारती है, कभी कभी तो सोई हुई रहती हूँ तो शंख और घंटी बजाकर मेरी पूजा करती है। मैंने इसे नहीं कहा था कि अपनी सास की पूजा करे। मैंने तो बस इतना कहा था अपनी सास को भगवान समझ ले, लेकिन सब बेकार हो गया। आपको पता भी है, आपके उस ज्ञान की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मेरे ना चाहते हुए भी अब मुझे भगवानों से दूर रहना पड़ता है। आप ही बताइए,
करूँ तो क्या करूँ मैं? सासू माँ जी, क्या अब हम अंदर चले? आपसे कुछ काम है जो कि बहुत ही जरूरी है। चलिए चलिए। लेकिन बेटी, उन्हें कहाँ लेकर जा रही है? माँ, सासू माँ को तैयार भी करना है। सभी भक्तों का आने का समय हो चुका है। अगर भगवान ही आसन पर नहीं रहेंगे तो जगराता कैसे होगा? क्या? आसन पे में बैठना है? जी, आसन पर चलिए तैयार होने। अगर देर हो गई तो मंदिर के पंडित जी बहुत गुस्सा करेंगे। सीता की बात सुनकर कामिनी और मालिनी हैरान थे। कुछ देर बाद सीता अपनी सास को भगवान के आसन में बिठाकर उनकी पूजा करती है और सभी लोग कामिनी को भगवान के आसन में देखकर हैरान थे। लोगों के बिना परवाह किए सीता अपनी सास की पूजा करती है और जगराता करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।